ऑपरेटर्स प्रैक्टिस हो गई है? यस एवरीवन। क्या क्वेश्चन पूछा है मैम ने? हमने 2-3 दिन ऑपरेटर्स ही किए हैं। ऐसा कुछ लग रहा है? लग सकता है, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा था ऑपरेटर बेस है, तो वो बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। कल जाके आपको कोई भी स्टेटमेंट आता है तो उसमें आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अगर मुझे ये इस तरीके से आउटपुट चाहिए तो मुझे कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, कौन सा ऑपरेटर मुझे क्या दे सकता है। सबको ये क्लियरिटी है एवरीवन? सबके पास ये क्लियरिटी है क्या? यस। तो अब अगर कोई भी क्वेश्चन आता है मैथमेटिकल तो सबको पता है हमें कौन से ऑपरेटर्स यूज करने, ऐसे तुरंत क्लिक हो जाएगा रिक्वायरमेंट देख के, राइट? और रिवीजन कैसे चल रही है? रिवीजन की है सबने? मुजम्मिल ने नोट्स नहीं सेंड किए ग्रुप पे तो किसी ने भी नहीं किए, ऐसा क्यों? वैसे लड़कियों को मैंने कहा था कि सोचो आप में से कौन करेगा। आपका डिसीजन हुआ या नहीं अभी तक? यस, सभी लड़कियां। एनीवन? कोई रेडी नहीं है अभी भी नोट सेंड करने के लिए? क्यों भाई? ऐसा क्यों? यस, हर्षदा, अपर्णा, स्नेहल, साक्षी, सेजल, सुषमा, एक और साक्षी, शक्ति, रानी। कौन करेगा आप में से? जबरदस्ती में पॉइंट नहीं है, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, नोट्स कंप्लीट है वो अलग बात है हर्षदा। डेली जो पॉइंट्स हो रहे हैं, जो टॉपिक हो रहे हैं, उसके नोट्स बना के ग्रुप पे सेंड कर सकती हो क्या? दैट इज माई क्वेश्चन। ओके, चलो। तो मुजम्मिल और हर्षदा हमें डेली नोट शेयर करेंगे, ठीक है? ओके। आज यस हर्षदा बोलो। मैम आज से मतलब पहले भी करने हैं या फिर आज स्टार्ट करने अपने हैं? आज से स्टार्ट तो भी चलेगा, या फिर ऑपरेटर्स से स्टार्ट, ठीक है? ओके। यस, ऑपरेटर्स के आगे 1 बाय 1 नोट्स सेंड कर दे जाओ। सो आज सबसे पहले प्रिंटफ देख लेते हैं, और प्रिंटफ इंट्रोड्यूस करने के बाद मैं आगे के पॉइंट्स पे जाती हूँ और हम कंटिन्यू करेंगे वहीं से आगे। कल आपका सॉफ्ट स्किल का सेशन था ना? यस। मजा आया सॉफ्ट स्किल में? यस, नाइस। सो एक एक मॉड्यूल की इंट्रोडक्शन तो होना स्टार्ट हो गया, और टेस्टिंग बैच का भी इंट्रोडक्शन हुआ था उस दिन। अच्छा हुआ? बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। यस, अच्छी है बात। यस, सो एज आई सेड आज हम सबसे पहले प्रिंटफ का सिंटैक्स देखने वाले हैं, प्रिंटफ कैसे यूज करना है, यूजिंग प्रिंटफ हमें वैल्यूज कैसे प्रिंट करनी है एंड एवरीथिंग। सो फॉर एग्जांपल, अपने पास एक वेरिएबल है इंटीजर नम। नम ये वेरिएबल नेम है अपना।
सो इंटीजर नम और इसकी वैल्यू है 10, ठीक है? तो नम वेरिएबल में वैल्यू 10 है, ये अभी मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने ही लिखा है, मेरे सामने कोड है। लेकिन यूजर अगर सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल एग्जीक्यूट कर रहा है, तो यूजर को कैसे पता चलेगा नम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, या बेसिकली अपने फाइल में जो भी वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू क्या है? फॉर दैट वी हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स की वैल्यू अगर प्रिंट करनी है, सबसे पहले तो कुछ भी प्रिंट करना है तो सबसे पहले हमें जरूरी क्या है? प्रिंटफ, ये स्टेटमेंट। सो प्रिंटफ लिखना है हमें। अगर मैंने सिर्फ लिख दिया डबल कोट्स में नम, तो क्या होगा? डबल कोट्स में हम जो कुछ भी लिखते हैं उसे क्या कंसीडर किया जाता है? एज अ स्ट्रिंग, एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, और जो लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, करेक्ट? तो मैंने डबल कोट्स में नम लिख दिया, तो प्रिंट क्या होगा कंसोल पे, क्या लगता है? परफेक्ट। डबल कोट्स में मैंने अगर नम लिखा तो कंसोल पे भी क्या प्रिंट होने वाला है? नम। हमें नम प्रिंट करना था या नम वेरिएबल की वैल्यू? वैल्यू। परफेक्ट। वैल्यू प्रिंट करनी है तो हमारे पास ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जो इस वेरिएबल की वैल्यू रीड कर सके। और किसी भी वेरिएबल की वैल्यू रीड करने वाला इक्विपमेंट मतलब क्या है? अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हर एक डेटा टाइप के साथ चेंज होता है। सो परफेक्ट। इंटीजर डेटा टाइप अगर हमें प्रिंट करना है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है? %d। सो वी विल सिंपली राइट %d, कॉमा, और यहाँ पे कॉमा दे के आपको वेरिएबल का नेम बताना है। सो वेरिएबल नेम आपने बता दिया नम। सो सिंपली ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने मेंशन किए हुए वेरिएबल को विजिट करेगा, इस वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर है वो रीड करेगा और उसे डिस्प्ले कर देगा। क्लियर है? यस। वैसे फंक्शन प्रोसेस लिख रहे हो सब? एवरीवन हर रोज 2 बार फंक्शन प्रोसेस लिख रहे हो? यस। ओके, नाइस। तो फंक्शन डेफिनेशन में क्या क्या होता है, जरा बताओ मुझे एक बार। फंक्शन डेफिनेशन में क्या रहेगा? हाँ, चीटिंग नहीं करनी है। हाँ, ऑनलाइन है तो थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना, फिर मजा नहीं है। परफेक्ट। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर लिस्ट। परफेक्ट वे हर्षदा। सो वेरिएबल की जगह पे पैरामीटर लिस्ट विथ डेटा टाइप, ये इंपॉर्टेंट है, ये गलती से भी मिस नहीं होना चाहिए। ओके अपर्णा, एवरीवन ये क्लियर हो रहा है? ऐसे क्यों? हाँ, अभी टाइप करते करते जल्दी में कर दिया मैम। करेक्ट है आपका, लेकिन ये दिमाग में इतना फिट होना चाहिए कि टाइप भी हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि जब इंटरव्यू में जाते हैं, जब हम वहां पे कोड लिखते हैं, तो ऐसी ही जल्दबाजी रहती है, और जल्दबाजी में ये छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती हैं और उसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इससे अच्छा है अभी से वो उतनी प्रैक्टिस कर ले कि वहां पे जाके गड़बड़ ना हो। तो रिपीटेशंस, बहुत रिपीटेशंस करने हैं हमें इसी चीज के लिए। तो परफेक्ट। इसमें से एक पॉइंट है विच इज नोन एज रिटर्न टाइप। वैसे हर्षदा का रिटर्न टाइप रह गया, ऐसे एक एक चीज मिस मत करो। हाँ, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिटर्न टाइप। दैट मीन्स फंक्शन कुछ तो वैल्यू रिटर्न करता है। एंड एज वी सेड, प्रिंटफ भी क्या है? प्रिंटफ इज नथिंग बट फंक्शन। प्रिंटफ ये आपका फंक्शन नेम है, ठीक है? सो प्रिंटफ इज अ फंक्शन, तो इस फंक्शन को भी कुछ रिटर्न टाइप रहेगा। सो प्रिंटफ इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप ऑफ printf
इज इंटीजर। सो प्रिंटफ ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन ये इंटीजर वैल्यू किसके बेसिस पे रिटर्न करेगा? यूजिंग प्रिंटफ आप कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कंसोल पे लिखते हो, बेस्ड ऑन दैट वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का काउंट रिटर्न करता है। तो एग्जैक्टली वर्क कैसे होगा, मुझे बताओ। आपने ये प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख दिया, राइट? सो प्रिंटफ फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया %d, वेरिएबल बताया है नम। नम वेरिएबल में वैल्यू क्या स्टोर है? 10। 10। सो यूजिंग %d फॉर्मेट स्पेसिफायर आप कंसोल पे भी क्या प्रिंट कर दोगे? 10। 10। अब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का काउंट देखें तो कितना है? 1 2, राइट? 2। हमने स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं दी, सिर्फ 10 प्रिंट कर दिया है। सो 1 इज द फर्स्ट कैरेक्टर एंड 0 इज द सेकंड कैरेक्टर। सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूजिंग %d यूजिंग printf हमने जो कंसोल पे प्रिंट किए वो है 2। तो आपका ये printf फंक्शन इन रिटर्न आपको क्या रिटर्न करेगा? काउंट ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर, दैट इज 2। तो यहाँ पे ये printf फंक्शन आपको 2 वैल्यू रिटर्न कर सकता है। पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर r बोल के। इस r वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो अब पता चलेगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ अगेन printf। तो printf की हेल्प से आपको फिर से क्या प्रिंट करना होगा? r वेरिएबल की वैल्यू, जिस r वेरिएबल ने इस printf फंक्शन की रिटर्न वैल्यू स्टोर की है। ओके, अब ये वर्क कैसे होता है थोड़ा सा देखते हैं। ये वैल्यू असाइन करने की जरूरत क्यों लगी एंड एवरीथिंग। तो जब मैंने कहा कि printf फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, तो वैल्यू कहाँ पे रहेगी? डमी में। कोई भी वैल्यू मैं सिर्फ ऐसे ही लिख देती हूँ नॉर्मली, जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, तो वो कहाँ पे रहेगी? डमी में। और डमी एक्सेसिबल होता है क्या? डमी एक्सेसिबल होता है क्या? यस एवरीवन, कैन वी एक्सेस डमी वेरिएबल्स? नो। क्यों? क्यों नहीं एक्सेस कर सकते? गार्बेज वैल्यू दी थी वहां पे। सुषमा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। एंड मैंने पहले भी कहा है, अनम्यूट करके प्लीज आंसर्स मत दो, चैट बॉक्स में टाइप करो एवरीवन प्लीज। गार्बेज वैल्यू आएगी। ओके। यस अपर्णा, हर्षदा, आपका क्या कहना है? हम डमी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कैसे? ओके, ये आर यहाँ पे नहीं है ऐसा समझो। जब हम आर नहीं लिखेंगे तभी तो आपका 2 डमी में है ना। सो माय क्वेश्चन इज, कैन वी एक्सेस डमी वैल्यूज? और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? ये रीजन हमने पहले भी देखा है। नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? यस अपर्णा। शायद उमेश आपका कहना है कि आप ये वेरिएबल में स्टोर करेंगे, राइट? अब देखो, ऐसा नहीं है कि डमी वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। ये जो डमी वैल्यू 2 स्टोर हो गई है ना, इसे भी 4 बाइट्स एलोकेट हुए हैं, क्योंकि ये इंटीजर टाइप की मेमोरी है। इसका भी कुछ तो एड्रेस है, समथिंग 2000। तो इसका लोकेशन भी है, इसको मेमोरी भी है।
बस हमें ये लोकेशन पता नहीं है। याद आया? टू आइडेंटिफाई द लोकेशन we use identifiers. Those identifiers which can vary, which can change, is known as variables. और इसीलिए हमें ये लोकेशन जो है, ये लोकेशन जानने के लिए या हमें पता हो ऐसा लोकेशन क्रिएट करने के लिए क्या लगेगा? एक वेरिएबल। तो अपने पास एक ऑलरेडी आर वेरिएबल है। इस ये वेरिएबल वैल्यू स्टोर भी करता है और लोकेशन आइडेंटिफाई भी करता है। सो सिंपली यूजिंग दैट, अगर हमने ये टू वैल्यू आर वेरिएबल के लोकेशन पे स्टोर कर दी, ये है आर वेरिएबल 3000 लोकेशन पे, ये बिटवाइज करके अगर आर में स्टोर कर दिया, तो बेनिफिट क्या होने वाला है अपने को? अब हमें लोकेशन पता है और इसकी वजह से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। पहले प्रॉब्लम क्या थी? डमी वेरिएबल के साथ लोकेशन पता नहीं था। ये भूलना नहीं है, ठीक है? ये क्लियर है एवरीवन? इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? सो प्रिंटफ वैल्यू रिटर्न करता है, ये देखने के लिए अपने पास पीओसी अवेलेबल है। चलो, ये हो गया इंटीजर वैल्यू का। एक और एग्जांपल अभी देखो, नम वेरिएबल में 2 डिजिट नंबर था तो 2 ही डिजिट्स प्रिंट हो गए, इसलिए नंबर ऑफ काउंट 2 आया था। अगर मैंने यहाँ पे नंबर कर दिया 1024, तो अब आपका प्रिंटफ कितनी प्रिंटफ क्या रिटर्न करेगा? कौन सी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा? नम वेरिएबल की वैल्यू है 1024। परफेक्ट, इट विल रिटर्न 4। अब ये हो गया इंटीजर वैल्यूज के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंटीजर नम इज इक्वल्स टू 123 एंड देन यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंटफ, ये प्रिंटफ ही है, हाँ, शॉर्टकट यूज कर रही हूँ। एंड मैंने लिखा नम इज इक्वल्स टू, नम के बाद स्पेस है, इज इक्वल्स टू, फिर से स्पेस और %d। और अब मैंने नम वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कर दी। अब प्रिंटफ क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? हाँ, विद द हेल्प ऑफ %d 123 प्रिंट होगा। करेक्ट है। लेकिन प्रिंटफ क्या रिटर्न करेगा? ओके, परफेक्ट। सो नम इज इक्वल्स टू 123, ये प्रिंट होगा। परफेक्ट। तो आपका ये प्रिंटफ फंक्शन आपको क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? यहाँ पे भी अगर मैं लेती हूँ इंटीजर आर, आर इज इक्वल्स टू, भाई उमेश, आर वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी? हर्षदा, साक्षी, इंटीजर रिटर्न करेगा, ये तो सामने ही लिख दिया मैंने, 3। ओके, और ऐसा क्यों? क्योंकि नम वेरिएबल की वैल्यू में 3 इंटीजर्स थे, इसलिए। और पहला सेंटेंस भूल गए? प्रिंटफ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन कौन से बेसिस पे? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटेड ऑन कंसोल। अभी आपने ही मुझे आंसर बताया, कंसोल पे क्या प्रिंट होगा? नम इज इक्वल्स टू 123। ये सभी कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए ना आपके कंसोल पे? करेक्ट है क्या? यस और नो एवरीवन? राइट। सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? काउंट करो। 123 स्पेस मतलब 4 इक्वल्स टू 5 अगेन स्पेस 6 एंड देन ये 3 इंटीजर्स। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए? 9। तो अब आपके आर वेरिएबल में वैल्यू क्या स्टोर रहेगी? 9। मोहिद्दीन,
यहाँ पे स्पेस भी काउंट होगा, यहाँ पे स्पेस है, तो स्पेस भी एज अ कैरेक्टर काउंट होता है। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन? सो प्रिंटफ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, करेक्ट है सबका, लेकिन कौन से बेसिस पे और वो इंटीजर वैल्यू क्या रहेगी, ये क्लियर है क्या? ओके, यस साक्षी। सो सबसे पहले आपको देखना है कि प्रिंटफ फंक्शन रिटर्न, प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, ठीक है? एकच मिनिट हा। यस, सो सबसे पहले हमें क्या देखना है, विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ हम कंसोल, अपने कंसोल पे प्रिंट क्या होने वाला है। सो मैसेज क्या दिया था, num इज इक्वल्स टू %d, करेक्ट, ये मैसेज दिया था। तो जो हमने लिखा है एज इट इज प्रिंट होता है, num इज इक्वल्स टू, तो वो एज इट इज प्रिंट हो गया num, उसके बाद स्पेस इज इक्वल्स टू अगेन स्पेस। अब ये %d क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसका काम क्या है, गिवन वेरिएबल की वैल्यू जो है, गिवन वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उसे रीड करना और उसे प्रिंट करना, ये इसका काम है। सो व्हाट वी विल सिंपली डू, num इज इक्वल्स टू, num वेरिएबल की वैल्यू क्या है 123, तो ये %d की हेल्प से वैल्यू क्या प्रिंट होगी 123। यहां तक क्लियर है साक्षी? नेक्स्ट, प्रिंटफ फंक्शन जब ये वैल्यूज प्रिंट करके देता है हमें कंसोल पे, उसी टाइम वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करता है। सो फर्स्ट कैरेक्टर, सेकेंड, थर्ड, स्पेस इज नथिंग बट फोर्थ कैरेक्टर, दिस इज फिफ्थ कैरेक्टर, सिक्स्थ कैरेक्टर, 7, 8, 9। सो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटफ ने कितने प्रिंट किए हैं, 9। और इसलिए ये प्रिंटफ फंक्शन हमें जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो क्या रहेगी 9। सो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ अगर आप अगेन आर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 9। क्लियर है? यस, चलो। सो अब ये हो गया, प्रिंटफ फंक्शन क्या रिटर्न करता है, कैसे करता है, हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पता है, गुड। तो अब थोड़ा सा ट्विस्ट देखते हैं अपने प्रिंटफ फंक्शन का, कैसे। मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10, फाइन। इसी के बाद मेरे पास एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर ch। तो मैंने यहीं पे कैरेक्टर को वैल्यू भी असाइन की। हमेशा ध्यान में रखना, जब भी कैरेक्टर वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन करते हो ना, तो वैल्यू सिंगल कोट में असाइन करनी है, ठीक है? ऐसे सिंगल कोट देने हैं और फिर इसमें वैल्यू असाइन करनी है। क्लियर है? ओके एवरीवन? हाँ, तो जब भी कैरेक्टर असाइन करना है, सिंगल कोट में आपको एक ही कैरेक्टर लिखना है। तो हमें पता है वन वेरिएबल कैन स्टोर वन वैल्यू, एक वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है क्या? वन वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकता है क्या? नो। सो वन वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू। अब अपना डेटा टाइप ही क्या है, कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब सिंगल कैरेक्टर को ही कैरेक्टर कहा जाता है। अगर मैंने इसे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर लिखा है तो ये सिंगल कैरेक्टर है क्या? इज इट अ सिंगल कैरेक्टर? XYZ ये मिला के एक ही कैरेक्टर है, ऐसा आप कह सकते हो क्या? नहीं। तो ये कंप्लीट XYZ CH में एक साथ स्टोर हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं।
तो एक ही कैरेक्टर हम CH इस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं क्योंकि वो कैरेक्टर टाइप का है। अब ये F कैरेक्टर है, ये पता कैसे चलेगा? तो उसे लिखना होगा हमें सिंगल कोट में। फाइन। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हमने F ये वैल्यू CH वेरिएबल में स्टोर कर दी। अब गलती से व्हाइल राइटिंग printf स्टेटमेंट मैंने लिख दिया printf और यहाँ पे लिख दिया %d ch। तो क्या होगा? एरर आएगा, F प्रिंट होगा। ओके, चलो मुझे बताओ कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज किया जाता है? ओके, चलो फिर करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया %c ch एंड देन printf %d a। अब सब ठीक है? अब करेक्ट आउटपुट आ जाएगा। यस। तो अब थोड़ा सा मेमोरी डायग्राम पे फोकस करते हैं। जब मैंने लिखा इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10 एंड देन कैरेक्टर ch इज इक्वल्स टू f, तो इंटरनल प्रोसेसिंग कैसे होती है वो देखो। यहाँ पे a वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का है, इसलिए इसे 4 बाइट्स एलोकेट किए जाएंगे और यहाँ पे 10 वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है। आफ्टर दैट हमने लिखा है ch वेरिएबल। सो ये ch वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप का है, तो उसे सिर्फ एक ही बाइट एलोकेट होगा, ओनली 1 बाइट, और इसमें वैल्यू स्टोर होगी f। अब इस f का बाइनरी कोड कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसकी कुछ आइडिया है क्या? अगर मैंने आपको कहा 10 नंबर है तो 10 के लिए बाइनरी नंबर फाइंड आउट करो, तो आप आसानी से 1010 बता सकते हो। 10 के लिए 1010 बता सकते हो क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू है। तो एडिशन वगैरह जो मैंने आपको प्रोसेस बताई थी, तो वो एडिशन करके हर एक बीट की जो वैल्यू है, हर बीट की एडिशन करके हम 10 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन f तो कैरेक्टर है, डेसिमल वैल्यू होती तो बीट्स की वैल्यू कैलकुलेट करके उनकी एडिशन करके हम बाइनरी नंबर आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे, राइट? तो अब यहाँ पे क्या होगा? जैसे हर्षदा कह रही थी आस्की वैल्यू, तो हमेशा ध्यान में रखो जब भी आप कैरेक्टर स्टोर करते हो तो इस कैरेक्टर को आपका कंपाइलर पहले क्या करता है? इस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू फाइंड आउट करता है। क्लियर है? पहले कंपाइलर क्या करेगा? f वेरिएबल की आस्की वैल्यू फाइंड आउट करेगा। f वेरिएबल की आस्की वैल्यू है 70। तो अब आपको डेसिमल नंबर मिल गया। यस, मैं करती हूँ एक्सप्लेन। पहले ये समझ लो, f इस कैरेक्टर की कंपाइलर आस्की वैल्यू फाइंड आउट करेगा। f वेरिएबल की सॉरी f इस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू है 70, तो अपना कंपाइलर इस 70 का बाइनरी नंबर फाइंड आउट कर सकता है। सो बाइनरी ऑफ आस्की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और इस आस्की वैल्यू का जो बाइनरी नंबर रहेगा, जैसे कि 70, ये आपको एडिशन चाहिए, तो आप क्या करोगे? सिंपल, आपके पास टूल है 64 प्लस 8, 70 मिल जाएगा। सॉरी, 64 प्लस 4 प्लस 2, आपको 70 मिल जाएगा। बाइनरी कोड मिल गया। यस और नो एवरीवन? 64 प्लस 4 प्लस 2 विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेशन 70, ये आंसर मिल सकता है या नहीं? बीट्स की एडिशन भूल तो नहीं गए ना?
हाँ। तो अब आपको बाइनरी कोड मिल जाता है, तो ये बाइनरी नंबर आप आसानी से स्टोर कर सकते हो। यस। अब बैक टू द क्वेश्चन, आस्की वैल्यू क्या होता है? यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स को पता है व्हाट इज आस्की वैल्यू? यस। आस्की वैल्यू पता है? ठीक है। अब कैसे होता है देखो। अरे नाइस। सो आस्की वैल्यू मतलब क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से हर एक कैरेक्टर के लिए एक वैल्यू असाइन की गई है। ओके। जिन्हें पता नहीं है वो ध्यान से सुनो और देखो। हर एक कैरेक्टर, आपके कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर्स दिखते हैं ए टू जेड, ठीक है? अब सिर्फ ए टू जेड ये कैरेक्टर्स है क्या? नो। आपके कीबोर्ड पे 1 2 3 4 ये जो नंबर्स लिखे हैं, ये नंबर अगर आप सिंगल कोट में लिखते हो तो ये 1 भी क्या हो जाएगा? इट विल बिकम कैरेक्टर। ओके। So we can simply store it like char ch is equals to single quote में 1। ये पॉइंट क्लियर है? तो आपके कीबोर्ड पे जो नंबर्स दिख रहे हैं वो नंबर्स भी अगर आप सिंगल कोट में लिखते हो देन इट विल ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर। अब आप मुझे बताओ सिंगल कोट में मैं 10 लिख सकती हूँ क्या? कैन आई राइट 10 इन सिंगल कोट? नो, आई कैन नॉट राइट 10 इन सिंगल कोट। क्यों? क्योंकि 1 ये अलग डिजिट है, 0 ये अलग डिजिट है, दो डिजिट्स है। इनको मिला के आप 10 बोलते हो, दैट्स फाइन, लेकिन इट विल ट्रीटेड एज अ टू सेपरेट कैरेक्टर्स। और इसीलिए जब आपने विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर 10 ये वैल्यू प्रिंट की थी तो आपको प्रिंटर फंक्शन ने रिटर्न क्या किया था? 2। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का काउंट क्या रिटर्न किया था? 2। ये चीजें लिंक हो रही है क्या एवरीवन? यस। परफेक्ट। तो अब ये ए टू जेड एंड 1 to 0 ये नंबर्स की तो बात हो गई। इसके अलावा आपके कीबोर्ड पे जितने स्पेशल कैरेक्टर्स है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, @ हैश, देन डॉलर, देन परसेंट, कैप, एम्परसेंड, स्टार, देन ऑल टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, बैकवर्ड फॉरवर्ड स्लैशेस, ये जो सारी चीजें हैं इन्हें क्या कहा जाता है? दीज आर नथिंग बट स्पेशल कैरेक्टर्स, राइट? ये सब क्या है? आपके स्पेशल कैरेक्टर्स है, तो इन्हें भी एज अ कैरेक्टर ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये सब डिस्कशन हमें क्या बताने वाला है? कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 1 to 0 एंड देन ऑल स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सारे टाइप के कैरेक्टर्स के लिए अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से एक नंबर असाइन किया गया है। जैसे हम स्टूडेंट्स को रोल नंबर असाइन करते हैं, राइट? वैसे ही इन सारे कैरेक्टर्स को एक नंबर असाइन किया गया है। तो हर एक कैरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन अपने सिस्टम के लिए, अपने मशीन को एक्सप्लेन करने के लिए उस रोल नंबर के हिसाब से, उस कोड के हिसाब से किया जाता है एंड दैट कोड इज नोन एज आस्की। एक बार फुल फॉर्म देखो इसका एवरीवन, इसी बहाने से चेक तो कर लोगे। हाँ, और वो फुल फॉर्म चैट बॉक्स में टाइप करना है सबको। यस विष्णु बोलो। मैडम वो बीट्स के एडिशन करना कौन से क्लास में पढ़ाया था आपने? एक मिनट, ये देखो 19 सितंबर को। ओके मैम। यस। हाँ,
19th को ही हुआ है। परफेक्ट। सॉरी। यस, सो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर है? तो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज किसके बीच में हो रही है? सिस्टम्स के बीच में। अब ये आस्की वैल्यू इंडिया में कुछ है और जापान में कुछ अलग है, ऐसा हो सकता है क्या? नो। और इसीलिए इन्होंने आस्की वैल्यूज बनाई है, सो दैट मैंने अगर इंडिया में बैठ के कोड लिखा है, ये यही कोड जापानीज कंपनी के पास चला जाता है, तो वहां पे भी वो प्रॉपरली वर्क होना चाहिए। कब होगा? जब हर एक कैरेक्टर का इंटरप्रिटेशन, हर एक कैरेक्टर को असाइन किया गया कोड इंडिया में और जापान में दोनों जगह पे सेम, तभी ये पॉसिबल है। और इसीलिए ये आस्की कोड असाइन किए गए हैं, और इन्हीं आस्की कोड की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? बाइनरी वैल्यूज। क्योंकि हमें बाइनरी कोड स्टोर करना होता है, बाइनरी कोड एग्जीक्यूट करना होता है। क्लियर है? यस। मोम मो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, आप मुजम्मिल हो? फिर ये नाम क्यों चेंज किया है? मैं वही सोच रही थी, आज आप एब्सेंट हो बोल के। मैं आपको बोलने वाली थी कि आज डे 1 है क्या आपका? ठीक है। और भी आपने क्या? ठीक है। सो हमें हमने जो भी कोड लिखा है वो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तभी वो बाइनरी फाइल ही एग्जीक्यूट करते, राइट? सो कोड कंपाइलेशन के बाद बाइनरी फाइल मिलेगी। बाइनरी नंबर जो फाइंड आउट करने हैं वो डेसिमल नंबर्स के बेसिस पे मिलते हैं, इसलिए हर एक कैरेक्टर की आस्की वैल्यू कंसीडर की जाती है, उसकी बाइनरी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, एंड अकॉर्डिंगली वो बाइनरी कोड हम अपने बाइनरी फाइल में स्टोर करते हैं। यस विशाखा। बट मैम एक्चुअली मैं मतलब मुझे ये पता है कि बाइनरी वैल्यूज में सिर्फ 0 1 0 0 यही यूज होता है ना। हाँ, तो 70 का बाइनरी फाइंड आउट करोगे ना आप। आपके ओ- पास ये बीट्स की वैल्यूज है ना। एक बीट है जिसकी वैल्यू है 64, दूसरा बीट है जिसकी वैल्यू है 4, और तीसरा बीट है जिसकी वैल्यू है 2। तो ये जो बीट नंबर है, बीट वैल्यूज है, वो वैल्यू 1 रहेगी, बाकी सब 0 रहेंगे, एंड अकॉर्डिंगली आपकी प्रोसेसिंग होगी। ओके। एक बार 19 सितंबर का जो लेक्चर है ना, वो गो थ्रू करो। यहाँ हाँ। पे मैंने ये प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। ओके। ठीक है। यस। वो जो यूट्यूब की लिंक है वही सब लेक्चर्स है ना, उसके अलावा कोई लेक्चर्स नहीं है ना? नहीं टाइमिंग? नहीं, अभी के लिए उतने ही है। यस ओके। विशाखा। ठीक है। सो यस। हाँ, ये बिल्कुल भी ऐसे मत सोचना 70 स्टोर होगा, इसका बाइनरी नंबर ही स्टोर होगा। जरा बता दो 70 का बाइनरी क्या रहेगा? मैंने आपके सामने बीट्स भी रख दिए हैं। यस, मेक इट फास्ट। परफेक्ट। सो 01 000 110। क्लियर है? ये बीट की वैल्यू 64 है, इस बीट की वैल्यू 4 है, इस बीट की वैल्यू 2 है, इसलिए उनकी वैल्यूज यहाँ पे 1 दिख रही है। नहीं मुजम्मिल, 70 ये आपकी पूरी वैल्यू है। 70 का बाइफरगेशन करके मैंने आपको दिया था।
64 + 4 + 2 करेंगे तो आपको 70 ये आंसर मिल जाएगा करके। ऐसा है वो। सो अपना f ये वेरिएबल इस फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? और इसीलिए कैरेक्टर को कितने बाइट असाइन किए हैं? 1 बाइट। 1 बाइट में नंबर ऑफ बीट्स कितने रहते हैं? हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन 1 बाइट? 8। परफेक्ट। तो यहाँ पे 8 बीट्स है क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो ये सारी चीजें ऐसे लिंक्ड है। वाई 1 बाइट? क्योंकि जो आस्की वैल्यूज है जितनी भी वो अपने 1 बाइट में मतलब 8 बीट्स में स्टोर हो सकती है। इसी के आगे जाके एक कंसेप्ट होती है नोन एज यूनिकोड। ठीक है? व्हाट इज मीन बाय यूनिकोड? तो यहाँ पे कैसे रहता है, अभी हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज प्रिंट कर रहे हैं, इंग्लिश नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, राइट? लेकिन बहुत सारे मशीन्स ऐसे भी हैं जो मराठी में भी लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, राइट? जापानीज लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, चाइनीज लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये सभी लैंग्वेजेस में हम टाइप कर सकते हैं। और आपने देखा होगा, आप एप्लीकेशन सब यूज करते हो, तो अगर आपने लैंग्वेज चेंज कर दी तो आपको जो टेक्स्ट दिखता है पूरा एप्लीकेशन में, जो मैसेजेस होते हैं वो मराठी में दिखते हैं। अगर आपने चेंज कर दिया हिंदी में तो वो हिंदी में दिखते हैं, राइट? तो अगर आपका एप्लीकेशन, आपका कोड मराठी लैंग्वेजेस, हिंदी लैंग्वेजेस, इसमें जो वर्ड्स है वो स्टोर कर रहा है तो उसे डिकोड करना भी अपना काम है। मतलब उसका ASCII वैल्यू निकालो और फिर उसे बाइनरी में कन्वर्ट करो, ये काम बढ़ जाएगा ना। और ऐसे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी बढ़ जाएंगे। ऐसे कुछ तो लिखा मैंने, ओ आ ई, ये क्या है? मराठी कैरेक्टर्स, हाँ या ना? दीज आर मराठी कैरेक्टर्स ना? हाँ, इन मराठी कैरेक्टर्स को अगर मैं स्टोर कर रही हूँ तो इसकी ASCII वैल्यू भी रहेगी। वो ASCII वैल्यू फाइंड आउट करके उस ASCII वैल्यू का बाइनरी कोड हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब अपने पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की लिस्ट बहुत लंबी हो गई। करेक्ट है? और इसीलिए जैसे ये कैरेक्टर्स बढ़ जाते हैं या आपकी सिस्टम यूनिकोड को सपोर्ट कर रही है, यूनिकोड को मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रही है, आपकी सिस्टम की हेल्प से आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस लिख सकते हो, ऐसा अगर है तो आपके कैरेक्टर डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स एलोकेट किए जाते हैं। क्लियर है? क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का काउंट बढ़ रहा है और अगर रोल नंबर इतने लेंदी हो रहे हैं, अपना जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है वो असाइन करते करते अगर वो 1000 2000 तक जा रहा है तो आप उसे 8 बिट्स की हेल्प से स्टोर कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि 8 बिट्स की हेल्प से आप मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर कर सकते हो? 1 to 255। ठीक है? यूजिंग 8 बिट्स आप सिर्फ 1 to 255 यही नंबर स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप इतने सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हो तो वो सिर्फ 255 कैरेक्टर्स में शांत बैठेंगे क्या? या कंप्लीट हो सकते हैं क्या? चाइनीज में ही कितने कैरेक्टर्स है, वो उनके कैरेक्टर्स कुछ हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में जाते हैं, राइट? जापानीज भी कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा है। तो ये सब 1 to 255 में फिट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और इसीलिए अगर यूनिकोड को मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस को अपना सिस्टम सपोर्ट कर रहा है तो हमें कितने बाइट्स एलोकेट किए जाते हैं? 2 बाइट्स, दैट मीन्स 16 बिट्स। सो यूजिंग 16 बिट्स हम बहुत सारे
नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर है एवरीवन? एंड इसीलिए जब आप मेमोरी, हाउ मच मेमोरी इट रिक्वायर्स, ये वाला टेबल क्रिएट कर रहे होगे, तब कैरेक्टर के लिए 1/2 बाइट्स ऐसे लिखा होगा, राइट? नहीं नहीं, 1 बाइट मीन्स 1 कैरेक्टर रे, 1 बाइट, और 1 बाइट मीन्स 8 बीट्स। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? यस मुजम्मिल, कंफ्यूज मत होना, ये यूनिट्स प्रॉपरली रखो। यस। कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है? यूनिकोड की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस स्टोर कर सकते हैं। ओके, सिर्फ इंग्लिश नहीं। फिर यूनिकोड में क्या क्या आएगा? उर्दू में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, मराठी में लिख सकते हैं, कन्नड़ा में लिख सकते हैं, हर एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब इतने लैंग्वेजेस में लिख रहे तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बहुत बढ़ जाएंगे। तो वो कैरेक्टर्स 1 to 255 में फिट हो सकते हैं क्या? नहीं। फिर वो कैरेक्टर्स का जो कोड है उन्हें स्टोर करने के लिए, उसका जो कैलकुलेशन है वो करने के लिए हमें कितने बाइट्स लगते हैं? 2 बाइट्स, क्योंकि 2 बाइट्स मीन 16 बिट्स। क्लियर है? करेक्टर, करेक्ट है। लेकिन बेटा ये 16 बीट्स है ना, 2 बाइट बोला मैंने। ये देखो, कंफ्यूज मत हो आप। हाँ, इन 8 बिट्स में आप कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो क्या? नहीं। आप क्या स्टोर कर रहे हो? आप उस कैरेक्टर को आस्की वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट? और फिर उस आस्की वैल्यू का जो बाइनरी कोड है, ये वाला, ये बाइनरी कोड आप स्टोर कर रहे हो 8 बाइट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये कोड आपको कहाँ से मिला? अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से, राइट? तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 बाइट में जो नंबरिंग रहेगी वो 1 to 255 तक ही रहेगी, क्योंकि 8 बाइट्स में जो बीट की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है, उन सभी बीट को आप ऐड करते हो ना, तो आपको लास्ट एडिशन 255 मिल सकती है। ऐसा सिनेरियो है। हाँ, तो अब अगर आपके पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ रहे हैं तो वो नंबरिंग 255 से आगे चली जाएगी ना, 256, 257। हाँ, तो ऐसे वैल्यूज आप 8 बिट्स की हेल्प से स्टोर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, इसलिए 16 बिट्स की जरूरत है। हाँ, ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? तो आगे बढ़े। तो अभी जैसे हमने कैरेक्टर्स देखे, ऐसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स ही देखे
लेकिन और कुछ कैरेक्टर्स हैं विच इज नोन एज /0 /t /n like this. Okay, these are some characters. दिखने के लिए तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लगेगा कि मैम यहाँ पे तो स्लैश और 0 है, यहाँ पे स्लैश और t है, स्लैश और n है, लेकिन अपना कंपाइलर इसे एज अ सिंगल कैरेक्टर ट्रीट करता है. ओके, सो दिस इज नोन एज नल कैरेक्टर. इसके अलग अलग पर्पजेस है. नल कैरेक्टर का पर्पस देखने के लिए टाइम है. सो दिस इज नोन एज नल कैरेक्टर. /t इसे यूज किया जाता है टैब के पर्पज के लिए. अगर आपको स्पेस देनी है तो आप बहुत बार टैब की प्रेस करते हो कीबोर्ड की, तो इस /t को टैब पर्पज के लिए यूज किया जाता है. सिमिलरली /n को एंटर, आप एंटर की क्यों प्रेस करते हो? न्यू लाइन पे जाने के लिए. परफेक्ट. वैसे ही कोड पे अगर आपको न्यू लाइन पे जाना है, फॉर दैट वी प्रेफर /n. सो ये न्यू लाइन पे जाने के पर्पज के लिए यूज किया जाता है. क्लियर है? तो अग आपको अगर चेक करना है कि इसे सच में एज अ सिंगल कैरेक्टर ट्रीट किया जाता है क्या, तो क्या करोगे? सिंपली एक प्रिंटफ दो. ठीक है, इस प्रिंटफ में कुछ मत लिखो, सिर्फ /n लिख दो. फाइन. और फिर एक वेरिएबल लो, इंटीजर r. चेक करो r वेरिएबल में वैल्यू क्या स्टोर होती है. कैसे चेक करोगे? अगेन विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ. अब सिर्फ आपको क्या लिखना है? प्रिंटफ %d और r वेरिएबल की वैल्यू. ये पीओसी देखोगे आज? ऐसे हर एक कैरेक्टर के लिए देखना है. नल के लिए /t /n ऐसे बहुत सारे हैं. हाँ, पर्पजेस वगैरह इतने डीप में मत जाओ. हमारे लिए जितने इंपॉर्टेंट है वो 3 ही है. एटलीस्ट इन तीनों के लिए तो ये पीओसी देख लो. ओके एवरीवन, ये आज का टास्क क्लियर है? यस. तो प्रिंटफ की हेल्प से बहुत सारी चीजें होती है, या कैरेक्टर जो फॉर्मेट में स्टोर करते हैं. आई होप आपको आज ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. यस. आस्की वैल्यू का बाइनरी कन्वर्जन, ये इंटरेस्टिंग था. ओके हर्षद. ओके ओके. सो स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं. करेक्ट साक्षी. चलो अच्छी बात है, अभी ट्राई करके देख लिया. वैसे सब लैपटॉप से ज्वाइन हुए हैं क्या एवरीवन? लैपटॉप लेके बैठते हैं तो ऐसे बैठना ही होता है, सो के वगैरह नहीं कर सकते. अरे वाह, नाइस. चलो, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? प्रिंटफ फंक्शन रिटर्न्स. रिटर्न टाइप ऑफ प्रिंटफ इज इंटीजर. सो इसे आप इस फॉर्मेट में लिखो. printf returns integer value. ओके, परफेक्ट. सो हमने चेक किया, अगर हम यूजिंग एनी फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करते हैं, तो अपना कंपाइलर क्या चेक करता है? भाई, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंट हुए हैं, राइट? और वो चेक करके नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का काउंट यहाँ पे रिटर्न किया जाता है. इसके पीओसी के लिए हम सिंपली क्या करेंगे? प्रिंटफ की वैल्यू स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में और उस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करके देखेंगे. फाइन. देन हमने क्या देखा था?
अगर मैंने पूरा सेंटेंस लिखा है num इज इक्वल्स टू %d, तो अगेन जो स्ट्रिंग, जो पूरा मैसेज विद द हेल्प ऑफ printf आप कंसोल पे प्रिंट करोगे, उस पूरे मैसेज में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं वो काउंट किया जाएगा और वो वैल्यू रिटर्न होगी। देन जो कैरेक्टर वैल्यूज हम स्टोर करते हैं, जैसे कैर ch इज इक्वल्स टू f, तो हमें तो पता है कि भाई ए वेरिएबल में 10 है, तो 10 का बाइनरी कन्वर्जन हमें पता है। बाइनरी कन्वर्जन क्या रहेगा? सिंपली इसका 1010। तो बाइनरी फॉर्मेट तो मिल गया, लेकिन भाई f को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि वो तो बीट्स वैल्यू के एडिशन पे डिपेंडेंट है, राइट? तो वहां पे हमें न्यू कंसेप्ट क्या इंट्रोड्यूस हो गई? ASCII वैल्यू। तो जो भी कैरेक्टर आप स्टोर कर रहे हो वो पहले कन्वर्ट किस में होगी? ASCII वैल्यू में। तो कैपिटल F की ASCII वैल्यू क्या है? 70। ओके, फिर इस 70 की बाइनरी वैल्यू हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो 70 का बाइनरी वैल्यू क्या है? 01000110। तो इस फॉर्मेट में आपका ये कैरेक्टर F मेमोरी में स्टोर रहेगा। ये वाला पॉइंट क्लियर है? यस। एक मिनट, इसे कॉपी करके रखते हैं तो हम इसे फिर से यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने कंसेप्ट देखी थी वो क्या थी? यूनिकोड। सो यूनिकोड मतलब क्या? अगर आपकी सिस्टम मल्टीपल डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है, फिर उसमें मराठी, उर्दू, हिंदी, कन्नड़ा, कोई भी लैंग्वेज हो, तो उनके कैरेक्टर्स आपको स्टोर करने होंगे। तो हम मेमोरी में डायरेक्टली अ आ ई ऐसा स्टोर कर सकते हैं क्या? आपके सिस्टम को ये लैंग्वेज समझ में आ सकती है क्या? क्या लगता है एवरीवन? आपकी सिस्टम इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा, तो वो ऐसे मराठी लैंग्वेज समझ सकता है क्या? नो। तो ऑब्वियस है हम इसे इस फॉर्मेट में तो नहीं स्टोर कर सकते। और इन कैरेक्टर्स के लिए डायरेक्टली बाइनरी कोड क्या रहेगा, 10 फॉर्मेट क्या रहेगा, ये फाइंड आउट करना भी मुश्किल है। इसलिए अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से इन कैरेक्टर्स को भी कुछ नंबर्स असाइन किए गए हैं। तो हम क्या करेंगे? उन नंबर का बाइनरी जो कन्वर्जन है, बाइनरी फॉर्मेट है, वो फाइंड आउट करेंगे, उसे स्टोर करेंगे। तो अब पहले से आपके पास A to Z इन कैपिटल लेटर्स, A to Z इन स्मॉल लेटर्स, ये दोनों अलग ट्रीट होते हैं। तो A to Z कैपिटल की ASCII वैल्यू की रेंज अलग है। सिंपली फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कैपिटल A इसकी ASCII वैल्यू 65 है, वेयर एज स्मॉल a कैरेक्टर की जो ASCII वैल्यू है वो 97 है। तो कैपिटल कैरेक्टर्स और स्मॉल कैरेक्टर्स को अलग से ट्रीट किया जाता है, वैसे ही इन कैरेक्टर्स को भी अलग से ट्रीट किया जाएगा। तो ये जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो काउंट आपका 255 से भी बड़ा है। आप सिक्वेंशियल नंबरिंग करते गए, लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही 255 से ज्यादा है, तो आप उन्हें 8 बिट्स में स्टोर कर सकते हो क्या? नो। और इसके लिए हमें नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज करने की जरूरत है। तो वो कैसे करेंगे? हम कैरेक्टर को सिंपली 2 बाइट्स असाइन कर देंगे। 2 बाइट्स का मीनिंग क्या है? 16 बिट्स। तो अब नंबर ऑफ कोड या मैक्सिमम नंबर स्टोर करने की कैपेसिटी जो है अपनी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमें यूनिकोड वाली कंसेप्ट एक्सप्लेन क्लियर हो गई। सो यूनिकोड को सपोर्ट करता है, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स लगते हैं। अपने सिस्टम में कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए एक ही बाइट लगता है। फाइन। एंड देन ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है, /0
ये 0 है, O नहीं है। स्लैश 0 इज नोन एज नल कैरेक्टर, उसका पर्पस हम बाद में देखेंगे। स्लैश T यूज फॉर टैब और वी कैन से स्पेस पर्पसेस, एंड देन स्लैश N इज यूज फॉर न्यू लाइन। तो अगर आपने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख दिया, फिर से प्रिंटफ लिख रहे हो लेकिन वो न्यू लाइन पे चाहिए, तो सिंपली आप क्या यूज करोगे, स्लैश N। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंटफ हेलो, और फिर मुझे प्रिंट करना है वर्ल्ड। तो वर्ल्ड मुझे हेलो के बाद नहीं चाहिए, मुझे न्यू लाइन पे चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगी स्लैश और यहाँ पे लिख दूंगी वर्ल्ड, दैट्स इट। तो ये न्यू लाइन पे चला जाएगा। अब मुझे क्या करना है, हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस चाहिए। स्पेस चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख दूंगी, स्लैश T। ठीक है, दिस इज हाउ वी यूज दिस कैरेक्टर्स। हमें चेक करना है इसे एज अ सिंगल कैरेक्टर ट्रीट किया जाता है क्या, तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए ये वाला फॉर्मेट मैंने आपको दिया है। तो ये POC ट्राई करके देखो, स्लैश N स्लैश T इनके लिए। ओके, सो बैक टू द पॉइंट। आपने मुझे कहा था कि मैंने यहाँ पे अगर लिखा %D और CH लिखा है तो एरर आएगा। आपने स्पेस दी है क्या कहीं पे, वो चेक करो एक बार मुजम्मिल, क्योंकि साक्षी का आंसर 1 आया है। यस, हाँ, 1 मिनट यहाँ पे ध्यान दो, बाद में ट्राई कर लेना लैब सेशन में। ओके, सो हाँ, A इक्वल्स टू 10 और CH इक्वल्स टू, हमने सिंगल कोट में क्या लिखा है, कैपिटल F। तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ मैंने लिखा %D और कॉमा देके CH। तो यहाँ पे एरर आएगा क्या, तो इसका आंसर है नो। इस लाइन पे आपको एरर नहीं आएगा। फिर क्या होगा, आपके CH वेरिएबल में क्या स्टोर है, F कैरेक्टर। इस F कैरेक्टर की आस्की वैल्यू क्या है, 70। अभी देखा हमने। %D क्या प्रिंट करता है, आपका %D ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सी वैल्यूज प्रिंट करता है, इंटीजर। तो ये %D क्या करेगा, यहाँ पे CH वेरिएबल में जो भी कैरेक्टर है उसकी आस्की वैल्यू प्रिंट कर देगा। सो इट विल प्रिंट 70। तो आपको यहाँ पे एरर आने वाला है क्या, नो। ट्राई करके देखो, ठीक है। यस, तो ये ऐसे एग्जांपल्स ट्राई करके देखो तो POC मिल जाएंगे कि सच में आस्की वैल्यूज प्रिंट होती है, सच में आस्की वैल्यूज कैलकुलेट की जाती है। फाइन विथ एवरीवन, यस। इंटरेस्टिंग था आज का लेक्चर। यस, कुछ नई चीजें एक्सप्लेन हो गई, प्रिंटफ फंक्शन का प्रॉपर वर्किंग एक्सप्लेन हो गया। प्लीज ये सेशन एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। और यस, मुजम्मिल एंड हर्षदा, आप ग्रुप पे नोट्स शेयर करने वाले हो, राइट? ओके उमेश, यस। और ऑपरेटर्स के नोट्स पेंडिंग है तो ऑपरेटर्स के भी नोट्स शेयर करो। सो अभी तक हमें जो बेसिक चीजें चाहिए थी वो सब क्लियर हो चुकी है, आई थिंक सो। कल कल के लेक्चर की मतलब प्रियंका, कल जो हुआ था वो सॉफ्ट स्किल का था। ऑपरेटर्स के नोट्स मुजम्मिल, जब से हमने ऑपरेटर्स देखना स्टार्ट किया वो नोट्स नहीं शेयर किया आपने। 25 सितंबर 26 सितंबर ये दोनों दिन के नोट्स पेंडिंग है, ठीक है। मेरे आ गए, आपके नहीं आए। अच्छा ठीक है, सॉरी, हाँ मैं देख लेती हूँ। ठीक है, ठीक है।
हाँ, आपके नोट्स अच्छा ठीक है, देखती हूँ। विशाखा मैंने फ्री ग्रुप पे शेयर किए हैं ये सारे नोट्स, आपको फ्री ग्रुप पे भी मिल जाएँगे और जब आप व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे तो हर रोज़ मैं शेयर करती ही हूँ। ओके, प्रीवियस भी मिलेंगे क्या व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे प्रीवियस नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको टेलीग्राम पे प्रीवियस मिल जाएँगे, वहाँ ओके। पे शेयर्ड है। अगर हेलो फीस मैम। पे की है ना, तो फीस पे करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है अमोल। यस प्रियंका। हाँ, कल के लेक्चर की लिंक मिल सकती है क्या कहीं? आई थिंक कल का हुआ है। आपके 15 डेज़ कंप्लीट हो गए क्या? कोर्स स्टार्ट होके? हाँ, क्योंकि हो गए शायद। हाँ, हाँ, तो पहले 15 डेज़ के जो रिकॉर्डिंग के लिंक होते हैं ना, वो आपको ग्रुप हम्म। पे आ जाते हैं। उसके बाद नहीं आते, उसके बाद आपको लाइव ही अटेंड करना होगा। ओके, ठीक है। हाँ, हम्म। यस। अमोल आई एम रियली सॉरी, मैं वो प्रोसेस नहीं करती हूँ। आपने फीस कब पे की थी? मैम मैं अंकिता हूँ, मेरे भाई के आईडी से मैंने कनेक्ट किया है। अंकिता ओह! चौहान। अंकिता, इतने दिन से मैं ऐसे बोल रही हूँ, कभी तो बता देती। नहीं बताया था मैम। अच्छा, ठीक है। तो आपने फीस कब पे की है? सैटरडे। सैटरडे। हाँ, तो सैटरडे के बाद संडे था तो छुट्टी थी। कल प्रोसेसिंग हो गई होगी, तो वो प्रोसेसिंग के लिए 24 टू 48 आवर्स लगते हैं। एक ओके। बार आप एडमिन को मैसेज कर लो, तो आप ऐड हो जाओगे। ओके। हाँ, उन्होंने जो मैसेज दिया है वो एक बार चेक करो। उन्होंने बताया भी होगा आपको कि 24 टू 48 आवर्स लगेंगे प्रोसेसिंग के लिए। ओके। ठीक है? हाँ, फीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे और आपको सारे रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगे, जो प्रीवियस वाले हैं वो भी। नोट्स भी मिल जाएंगे मैम सब। हाँ, नोट्स तो पहले से ही है आपके एडमिन फ्री ग्रुप पे भी। हाँ वो हाँ। व्हाट्सएप पे क्या रहता है, प्रीवियस हिस्ट्री चली जाएगी ना, हाँ मतलब हाँ। जॉइन करने से पहले जो भी डेटा है वो नहीं मिलेगा आपको। ओके। लेकिन हाँ, आप ग्रुप में जो मेंबर्स हैं, उनकी हेल्प से वो ले सकते हो, या मैंने फ्री ग्रुप पे भी वो शेयर किए हैं सारे पीडीएफ। सिर्फ ओके। आज का ही सवाल रहेगा, ओके। कब किया था अरशद आपने फी पे? मैम सैटरडे को। हाँ, तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ होगा। 1-2 दिन का वक़्त दो उन्हें, आज शायद वो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? पे ग्रुप पर ही नोट्स नोट्स डालने हैं ना, तो फिर मैं ऐड ही नहीं हुई हूँ अब तक। हाँ, आप भी समझ में आया मुझे। जब ऐड होगे तब आप नोट सेंड कर देना। ओके आज मैम। मुज़म्मिल कर देगा, ठीक है? ओके। यस। ओके, यस विशाखा। यस मुज़म्मिल, लेट अस सी। स्क्रीन विज़िबल है? So hash include stdio.h void main printf slash n, ये हमें रिसीव करना है इंटीजर r वेरिएबल में, and then with the help of printf let us print the value of r. So %d comma r, क्योंकि हमें r वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। एक मिनट, अपना फोल्डर कहाँ पे है? ये देखो, कहीं पे स्पेस वगैरह दी है क्या यहाँ पे गलती से? अच्छा ठीक है, इतना कुछ नहीं, कंपाइलर टू कंपाइलर वो वैरी हो रहा होगा। अच्छा ठीक है, एक बार स्क्रीन शेयर करो।
यस मुजम्मिल। स्लैश गलत दिया है, फॉरवर्ड स्लैश दिया आपने, बैकवर्ड स्लैश स्लैश एन के लिए यूज किया जाता है। करेक्ट। अब एग्जीक्यूट करो। वन आएगा, ठीक है। स्लैश कौन सा यूज करते हो उस पे डिपेंड है वो। उस स्लैश एन को एज अ एंटर की कंसीडर किया जाता है हर्षद। तो स्लैश एन दिखने के लिए हमें दो कैरेक्टर्स लगेंगे, स्लैश भी है एन भी है, लेकिन इट विल ट्रीटेड एज अ सिंगल कैरेक्टर। स्लैश एन स्लैश टी देन स्लैश जीरो, ऐसे। हाँ, इसीलिए मैंने वो पीओसी भी बताया है। तो वो प्लीज एक बार ट्राई कर लो, और आज के सेशन की अच्छे से रिवीजन भी कर लो, ठीक है। यस। ओके देन, चलो शैल वी स्टॉप। कल छुट्टी है 2 अक्टूबर की, अभी तक का सब रिवाइज करना है। नेक्स्ट डे जो अब हम परसों मिलेंगे, तो परसों ईफेल्स में स्टार्ट करने वाली हूँ। ईफेल स्टार्ट होने के बाद अपनी गाड़ी अब चलती ही रहेगी, कहीं पे भी रुकेगी नहीं, क्योंकि जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी उतनी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए हमने कंप्लीट 15 डेज दिए हैं, ठीक है। सुषमा, स्कैनएफ आपको लैब में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और अभी नहीं, वो लूप के टाइम पे इंट्रोड्यूस होगा। अभी के लिए हमें हार्ड कोडेड वैल्यूज पे ही काम करना है, ठीक है। यस। तो अभी तक का जहां पे भी आपको लगता है कि डाउट है, कोई लेक्चर है जो मिस हुआ है, वो अच्छे से रिवाइज कर लो। इसके बाद हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। यस हर्षद। हाँ, अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो मुजम्मिल को मैसेज कर दो, मुजम्मिल आपको नोट शेयर कर देगा। यस। अभी तक तो हमने बेस बना लिया, अब एक्चुअल अपना जो कंसेप्ट पार्ट है ना, वो स्टार्ट होगा, इफ एल्स लूप फंक्शन, ये सब। तो अब कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है, क्योंकि इन लेक्चर्स के आपको रिकॉर्डिंग्स भी नहीं मिलने वाले, तो ये कंपलसरी लाइव ही अटेंड करना होगा, तो वो ध्यान से करो। ओके, चलो, एनीवन एनी क्वेश्चन? यस मुजम्मिल। पेड मेंबर्स को रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैं बात कर रही हूँ फ्री ग्रुप्स के। फ्री ग्रुप्स पे जो रिकॉर्डिंग की लिंक अभी तक आ रही थी ना, वो अब नहीं आएगी। पेड मेंबर्स को सभी रिकॉर्डिंग मिलते हैं। हाँ अंकिता, पे फ्री ग्रुप पे जो लेक्चर्स की लिंक आते थे, हाँ ठीक है। चलो, बाय बाय एवरीवन। यस।